Assalamu alaikum dear students. So we are here to interact with another paper of your CTS phase 2, and it is actually your test number 7, and the chapters involved here are KTG and thermodynamics, and next is assessment waves. So our question number 1 is, देखिए, a mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes simple harmonic oscillations with a time period t. If the mass is increased by small m, then the time period becomes 5 by 4t. The ratio of m by m is. तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी. स्टिल विल डिस्कस इट हियर. देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए जब स्प्रिंग मास सिस्टम में आप जब मास कनेक्ट करते हैं तो टाइम पीरियड का जनरलाइज्ड जो इक्वेशन होता है दैट इज 2 पाई रूट ऑफ मास बाई के, वेयर के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे m जो है मास, तो पहले इनिशियली आपने जो मास कनेक्ट किया दैट्स m एंड डिवाइडेड बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट इज k. योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन आपको बोला गया है दैट इज a mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes simple harmonic oscillations with a time period t. If the mass is increased by, तो ये जो इक्वेशन मैंने डेवलप की ये इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए मैंने डेवलप की जिसमें एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम k मान के चलते हैं. आपने इसमें मास m कनेक्ट किया तो नीचे आपका जो है वेट इसमें आ जाएगा और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx. तो उसी पे बेस्ड आपका इक्वेशन जो आ गया दैट्स 2 पाई रूट ऑफ m बाई k. फिर आपने क्या किया दूसरे केस में, अब आपने एक छोटा सा मास ऐड कर दिया इस सिस्टम को. जब आप ऐड करोगे इस सिस्टम को, जब आप इस स्प्रिंग मास सिस्टम में एक मास अब ऐड करोगे इट इज m प्लस m. नाउ अब जो है आपका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है. तो इस केस में जो वेट बनेगा दैट इज m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई g. तो अब जो नया टाइम पीरियड है वो बोला जा रहा है वो बनेगा 5 बाई 4t. तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट में t है वो आप चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ मास चेंज हो गया. तो न्यू टाइम पीरियड इज 5 बाई 4t. ये वहीं से दिया गया है इज इक्वल इट इज रूट ऑफ मास आपका ऐड हो गया स्मॉल m डिवाइडेड बाई k चूंकि स्प्रिंग सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब आप इन दो को डिवाइड करके जो है आप m बाई m का रेशियो निकाल सकते हैं. तो मैं डिवाइड करता हूँ फर्स्ट बाई सेकंड, तो या मैं इसी को डिवाइड कर देता हूँ. तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो डिवाइड इट लाइक दिस. तो ये बनेगा यहाँ पे ये था यहाँ पे 2 पाई, ठीक है. यहाँ पे भी ये 2 पाई रूट ऑफ m बाई k है. तो कैंसिलेशन में 2 पाई निकल जाएगा, टी निकल जाएगा इधर. तो यहाँ पे आपका के भी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बना 5 बाई 4 इज इक्वल इट इज रूट ऑफ टोटल रूट आ जाएगा ऊपर m प्लस m और नीचे कैपिटल M स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा 16 इज इक्वल m प्लस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 25m इज इक्वल इट इज 16m प्लस 16 स्मॉल m. ठीक है. तो 16 कैपिटल M इधर आएगा तो 25 में से 16 तो 9 कैपिटल M, 25 में 16 तो 9 आ जाता है ये, एंड देन इट इज 16m. तो हमें स्मॉल m बाई कैपिटल M रेशियो चाहिए. तो विच एम्प्लाई स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल, देख लीजिए स्मॉल m बाई कैपिटल M इट्स 9 बाई 16 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो जो है इसका आंसर आ चुका है दैट्स 9 बाई 16. ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसमें हाईलाइटेड भी है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. पहले आपने मास कनेक्ट किया स्प्रिंग, तो आपका टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ m बाई k जो आप जानते हो. उसके बाद आपने मास ऐड कर दिया, तो मैंने इक्वेशन में मास ऐड कर दिया. टाइम पीरियड वहीं से बोला गया था 5 बाई 4t. डिवाइड कर दिया दो इक्वेशंस को थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके. आंसर पहले क्वेश्चन का 9 बाई 16. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, a mass m is suspended from a light spring and additional mass small m added displaces the spring further by a distance x. Now the combined mass will oscillate. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देख लीजिए, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं सॉल्यूशन में, तो मान लीजिए आपका स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसा है सच दैट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और आपने एक मास कैपिटल M कनेक्ट किया. जैसे आप इसको कैपिटल M मास कनेक्ट करोगे तो वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा mg, और मान लो जो मीन पोजीशन से इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट x1 दिखा दिया, ठीक है, ये नीचे बाय सम डिस्प्लेसमेंट चला गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. तो उस हिसाब से आपका जो है kx जो है वो mg के बराबर आ जाएगा. तो यूर kx जो है, क्योंकि kx1, ठीक है, क्योंकि मैंने मीन पोजीशन से जब आपने मास कनेक्ट किया जो इसमें एलोंगेशन हुआ x1 हुआ, तो उस वजह से इसको ऊपर की तरफ एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, एंड दैट इज ऑलवेज स्प्रिंग कांस्टेंट multiplied with the displacement. It is kx1 should be equal to mg. This is equation number first. ठीक है. और अब
आपको बोला जा रहा है मास m is suspended from a light spring and additional mass m added displaces the spring further by a displacement x। तो फिर आपने एक एडिशनल मास ऐड कर दिया, ठीक है, यू हैव एडेड एन एडिशनल मास टू दिस क्वेश्चन आल्सो। तो इस क्वेश्चन में भी जैसे अर्लियर क्वेश्चन में भी आपका था, तो आपका स्प्रिंग मास ये है। अब आपने जब एडिशनल मास कनेक्ट किया तो उसकी वजह से मैं मानता हूं एडिशनल मास हो गया आप m प्लस m, ठीक है, ये m प्लस m हो गया आपका। जब ये m प्लस m हो गया, इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट था जो m की वजह से था, तो दैट इज x1। अब फर्दर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज नाउ x। तो इसमें बोला गया एडिशनल मास स्मॉल m एडेड डिस्प्लेसेस द स्प्रिंग फर्दर बाय डिस्प्लेसमेंट x, फर्दर बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियली कैपिटल M में x1 डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दिया था एलोंगेशन, और जब आपने स्मॉल m ऐड कर दिया तो फर्दर जो है x1 के अलावा जो है वो x इस पे आ गया। और फिर आप जानते हो कि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड्स है, दैट्स m प्लस m इंटू जी, जिसने इसको नीचे लाया सिस्टम को, तो ऊपर की तरफ जो है तो यहाँ पे आ जाएगा k, क्योंकि सुप्रीम कांस्टेंट इट इज kx1 प्लस kx, ठीक है बच्चे, kx1 प्लस kx और y, क्योंकि दोनों का रेस्टोरिंग फोर्स जो है, दोनों डिस्प्लेसमेंट जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हुए, तो दोनों का जो होगा दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल सिंपली गेट एडेड, सो इट्स kx1 प्लस kx। तो ये अब इक्विलिब्रियम में इसको बैलेंस करना चाहिए, तो उस हिसाब से kx1, तो उस हिसाब से आपका kx1 प्लस kx जो है वो होना चाहिए m प्लस m इंटू जी एट इक्विलिब्रियम। और फिर आप जानते हो यहाँ पे आप देख लीजिए kx1 जो है mg के बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूं कैपिटल mg प्लस kx इज इक्वल, ये हुआ mg प्लस स्मॉल mg, ठीक है। तो आप देख लीजिए कैपिटल mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो k है वो k आ जाएगा बराबर आपका mg बाय x। तो ये आ गया आपका सुप्रीम कांस्टेंट। हम आप में से बच्चा कोई सोच रहा होगा कि आपने सर पहले ही क्यों नहीं निकाला सुप्रीम कांस्टेंट k इज इक्वल टू mg बाय x1, बट x1 की तो बात ही नहीं है, आपके क्वेश्चन में जो डाटा है और जो ऑप्शंस में है वो x के सिस्टम में, दैट इज व्हाई हमें इसमें x1 वाला सिस्टम एलिमिनेट करके x पे लाना पड़ा और k आ गया बराबर mg बाय x। अब टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ मास टोटल जो है एडिशनल मास लेके इट इज m प्लस m डिवाइडेड बाय k, बट k जो है वो mg बाय x है, तो x जो है ऊपर चला गया, सो दिस शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 हमने हाईलाइट कर दिया, इसमें इट्स 2 पाई रूट ऑफ m प्लस m इंटू x डिवाइड बाय mg, सो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यही मसला है कि पहला जो डिस्प्लेसमेंट उसके बारे में कोई बात नहीं थी, और दूसरे डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट x उसके बारे में बिल्कुल यहाँ बोला गया था। तो उस हिसाब से मैंने इक्वेशंस को डेवलप किया, इसमें kx1 जो हमने अपने हिसाब से एक वेरिएबल इसमें ले लिया, उसको एलिमिनेट करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ दैट दोज वेरिएबल जो वहां से प्रोवाइडेड है। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन आपका जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका दैट इज इलेक्ट्रोमीटर ऑफ मास। तो इलेक्ट्रोमीटर का मास दिया गया है इट इज 0.2, इट इज ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट करके रखते हैं, इट इज 0.2 इंटू 10 रेज पावर -3 kg, या आप लिख सकते हो इट इज 2 इंटू 10 रेज पावर -4 kg इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रोमीटर, इज फ्लोटिंग अपराइट इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो आपने पढ़ा होगा SHM एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा सिस्टम, जब हम एक लिक्विड में जिसकी डेंसिटी कुछ रो मान के चलते हैं, जब हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और फिर एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जैसे उसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होता है, तो वो रेस्टोरिंग फोर्स उसको फिर उसका जो नेचर होता है वो F इक्वल टू -kx जैसा होता है, तो वो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर हमसे क्या पूछा गया है, तो वी हैव अ इलेक्ट्रोमीटर ऑफ मास दिस, उसके बाद इज फ्लोटिंग अपराइट इन ए वर्टिकल, तो अपराइट फ्लोट कर रहा है इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन and it's 0.9 into its kg per cubic meter. This is the density of the liquid. The area of cross section of the graduated tube is, तो इसका area of cross section is provided and area of cross section is given equal to is 0.5 into 10 raised power -4 meter square. So this is the area of cross section. If the lactometer is slightly pressed in a liquid and then released, तो अगर आपने थोड़ा सा प्रेस किया और रिलीज कर दिया तो वही आ गया the time period of the motion is. पहली बात ये है, आप जब क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ते हो we used to prove it that it will go for a simple हार्मोनिक मोशन, इट्स अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है आपको ज़बानी याद होना चाहिए, इट्स 2 पाई रूट ऑफ m बाई रो ए जे, दिस द स्टैंडर्ड इक्वेशन। फिर बच्चे इसको h बाई जी में भी कन्वर्ट करते हैं, h बाई जी मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में पुट करते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कुछ सिग्मा लिया जाए, फिलहाल डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रोवाइडेड, तो फिर उस हिसाब से भी इसको डेवलप किया जाए, बट दिस इज द बेसिक इक्वेशन व्हिच वी यूज्ड टू डिराइव इन आवर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर अ थिंग लाइक दिस। तो वहां हम आपको बोलते हैं कॉर्क इन ए लिक्विड, फिर उसका SHM पढ़ाते हैं। तो अब आपको हर एक चीज प्रोवाइडेड है,
अगर इसमें वैल्यूज में ड्रॉप करूं, इट इज 2 पाई रूट ऑफ, देख लीजिए मास इज प्रोवाइडेड टू यू पीपल एंड दैट इज इट इज 2 into 10 raised power, it is minus 4 here, 2 into 10 raised power minus 4 divided by rho density is provided, it is 0.9 multiplied by, उसके बाद area of cross section it is provided, it is 0.5 into 10 raised power minus 4 here, it's 10 raised power minus 4 multiplied by g acceleration due to gravity, सबको पता है that's 10। अब आप यहाँ कैंसिलेशन करिए, देखिए 10 raised power minus 4 ऊपर जाएगा तो प्लस के साथ कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए आप ये हो गया 9t इज इक्वल 2 पाई, इट इज रूट ऑफ, इट इज 2 into ये हो गया 9 और 9 ये हो गया 5/2, तो 5/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि 0.5 हो गया बराबर, नहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया, जस्ट वेट, इट्स t इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 होता है 9, और 0.5 होता है 1/2, 1/2 1 में यहाँ लिखता हूँ, 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2 4 का रूट होता है, आप देख लीजिए इट इज 2 पाई, 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बराबर, इट इज 4 पाई बाई 3। अगर आप देखेंगे पाई होता है 3.14, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 के साथ कैंसिल होगा, तो आंसर जो है 4 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कैंसिलेशन पूरी नहीं होगी, तो 4 से थोड़ा ज्यादा सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, तो मिली सेकंड्स की तो बात ही नहीं है, 4 से थोड़ा ज्यादा, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 4.19 सेकंड्स, और मैंने लॉजिक भी आपको समझा दिया कैसे पाई और 3 कैंसिल आउट होगा, थोड़ा सा बचेगा ऊपर वैल्यू, उसकी वजह से 4 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू और सेकंड्स में आंसर आएगा, क्योंकि हमने पूरा ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट किया था, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, the time period of a simple pendulum is measured as t naught in a stationary lift, तो आपके पास एक स्टेशनरी लिफ्ट है और एक सिंपल पेंडुलम स्टेशनरी लिफ्ट में जो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो t नॉट है, और आप जानते हो वो होता है 2 पाई रूट ऑफ l बाई g, इट इज द टाइम पीरियड इनिशियल, ठीक है। इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, सो आई विल इंक्रीज इट्स साइज राइटिंग का थोड़ा सा, तो अब आप देख लीजिए इसके बाद इसमें जो है इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5g, अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो जब ये ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 5g, तो आपको पता है इस पे सीडो फोर्स एक्ट करेगा, और उस केस में इसका g इफेक्टिव जो होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा वो होना चाहिए, पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स था ही, और ये इसमें ऐड हो जाएगा जो आपका g इफेक्टिव कहलाता है, तो इस सिस्टम में g इफेक्टिव होगा बराबर इट इज 6g, और जैसे g इफेक्टिव आ गया तो नया टाइम पीरियड t डैश होगा, और वो नया टाइम पीरियड होना चाहिए इट इज 2 पाई रूट ऑफ l बाई, क्योंकि लेंथ में कोई चेंज नहीं, g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव हो गया 6g। अब आप अगर देखोगे 2 पाई रूट ऑफ l बाई g जो है, 2 पाई रूट ऑफ l बाई g जो है वो t नॉट है, तो t डैश हो गया बराबर t नॉट डिवाइडेड बाई रूट 6 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट इनमें ऑप्शंस में अगर आप देखोगे द सेम गलत है, इंक्रीज्ड बाय 3/5 डिक्रीज्ड बाय 2/3 टाइम्स, ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या, जब ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो थ्रस्ट नीचे की तरफ, सीडो फोर्स नीचे की तरफ, उसकी वजह से g इफेक्टिव 6g, ऐसे सिस्टम्स में आप जानते हो, और फिर आपका जो फाइनल आंसर आया वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो बेस्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव हियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को हम क्लासरूम प्रोग्राम में तो बिल्कुल डिराइव करते हैं, बट यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट में बोलता हूँ जो आप याद रखेंगे, दैट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल व्हिच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो यू आर हैविंग एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, और उसमें एक ट्रॉली या लिफ्ट है, उसमें एक पेंडुलम ऐसे है, ठीक है, तो आपको बोलना है इसका टाइम पीरियड। देख लीजिए यहाँ पे जो g इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है ना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली g cos अल्फा, आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस, जब आप इसमें जो है कंपोनेंट्स बाकी सारी चीजें सीडो फोर्स पीछे एक्ट करोगे, पहले एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g sin अल्फा होगा, और फिर बाकी सारा मैथमेटिक्स इंक्लूड करोगे, दैट्स अ लेंथी प्रोसीजर, बट फाइनली फॉर इंक्लाइंड प्लेन हैविंग सम लिफ्ट और ट्रॉली, उसमें आपका सिंपल पेंडुलम है और वो नीचे की तरफ जो है नीचे की तरफ आ रहा है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, तो उसमें g इफेक्टिव g cos अल्फा के बराबर आता है, इसलिए टाइम पीरियड का इक्वेशन तो आप सब जानते हो, इट इज 2 पाई रूट ऑफ l बाई g इफेक्टिव। व्हाट आई सजेस्ट इन दिस क्वेश्चन इज दैट यू रिमेंबर दैट फॉर इंक्लाइन प्लेन सिस्टम लाइक दिस, उसमें g इफेक्टिव g cos अल्फा होता है, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन बनेगा 2 पाई रूट ऑफ इट इज l बाई g इफेक्टिव के बदले यहाँ पे g cos अल्फा शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ
जो है आपका टाइम बच सकता है। अदरवाइज क्लासरूम प्रोग्राम में वी यूज टू डिराइव इट फुली, है ना, हम इसमें पूरा वो कैलकुलेट करते हैं और फिर रिड्यूस करके लाते हैं इसको जी कॉस अल्फा पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड टी स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशंस। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको एक तरीका देता हूं जो इसका बेस्ट तरीका है। देख लीजिए, आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले मीन पोजीशन होता है और दो एक्सट्रीम्स होते हैं। तो दिस इज x = 0, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मीन पोजीशन। ये हो गया पॉजिटिव साइड का एम्पलीट्यूड और ये हो गया नेगेटिव साइड का एम्पलीट्यूड। उसके बाद इसमें हाफ एम्पलीट्यूड आएगा, हाफ एम्पलीट्यूड हो गया +a/2 और यहां से हाफ एम्पलीट्यूड आएगा -a/2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दिस वे इज द बेस्ट वे, अदरवाइज फॉर्मूला से करने में आपका टाइम जो है वो ज्यादा लग सकता है। तो ये मीन पोजीशन हो गया, फिर आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक एम्पलीट्यूड पे जाता है राइट साइड और फिर नेगेटिव एम्पलीट्यूड लेफ्ट साइड, तो उसके हाफ जो है दैट्स +a/2 -a/2। अब आप देख लीजिए, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड टी। तो टोटल टाइम पीरियड होता है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम और बैक टू मीन, उसका टाइम पीरियड जो है टोटल टी है। हमसे पूछा गया स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशंस। 5/8 ऑसिलेशंस अगर आप देखोगे हिस्से देख लो, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, फिर ये वापस तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और छठा, सातवां और आठवां। तो इसके चार हिस्से, चार पार्ट्स में एक, ये हो गए दो पार्ट्स, ये हो गए दो पार्ट्स, दो जाने में दो आने में हो गए चार, दो जाने में और दो आने में हो गए 8, तो बराबर 8 हिस्से हैं। और फिर आपको पता होना चाहिए बच्चों दैट मीन से हाफ एम्पलीट्यूड तक आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बड़ा फास्ट होता है और टाइम पीरियड टी बाई टोटल का 1/12 होता है। और फिर आधे हाफ से, आधे एम्पलीट्यूड से दूसरे मतलब टोटल एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है दूसरे हाफ में, दैट्स t/6। ये पूरी फिजिक्स आपने क्लास में पढ़ी होगी। तो मीन से आधे हाफ तक जाने में, आधे एम्पलीट्यूड तक जाने तक बिल्कुल फास्ट होता है t/12 और फिर उस हाफ से फुल एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए थोड़ा स्लो हो जाता है, दैट्स t/6। आपने डिराइव किया होगा। फिर वापस आने में हाफ एम्पलीट्यूड में ये भी t/6, फिर उस हाफ एम्पलीट्यूड से मीन पे आने के लिए t/12 और फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लीजिए तो यहाँ से मीन से आधे हाफ तक t/12 वही फास्ट होता है, फिर ये स्लो हो जाता है, दैट इज t/6। फिर वापस आने पे ये हो जाता है t/6 और वापस आने पे यहाँ हाफ से मीन पोजिशन पे t/12। तो ये स्कीम होता है और जो है ये टाइम पीरियड्स का ब्रेकअप है जो आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब आप मुझे बोलो आपका 5/8 ऑसिलेशन देख लीजिए, ये हो गया 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8, ये हो गया 4/8 और ये हो गया 5/8। अगर आप इसको ऐसे हाईलाइट करोगे तो आपका जो 5/8 है वो यहाँ तक का टाइम पीरियड जो है वो ऐड होके आ जाएगा। अब फिर से देख लो 8 हिस्सों में, ये अगर 8 हिस्सों में ब्रेक हो गया तो ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8, ये 5/8। तो ये टाइम पीरियड ऐड करिए और आपको पता चलेगा वो टाइम पीरियड जो है 5/8 ऑसिलेशन के लिए कितना लगा। तो देख लीजिए यहाँ पे t/12 एक है, t/12 एक है, t/12 एक है, तो 3 बार, तो t टोटल जो होगा, टोटल टाइम जो होगा 5/8 ऑसिलेशन के लिए, तो इट इज 3 टाइम्स t/12, 3 टाइम्स t/12 प्लस और फिर t/6 जो है वो ट्वाइस है, इट इज t/6। तो मुझे बोलिए 3 4 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो ये हो गया t/4 प्लस t/3, तो t/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, t/4 3 12 शुड बी द टोटल टाइम पीरियड टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशन। तो 7/12 t इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर डन। ठीक है, अगर आपको ये चीजें पता है तो इनसे आपका काम आसान होता है, अदरवाइज इक्वेशंस में आप बहुत फंसते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये बिल्कुल आप जो है आप ओरिजिनल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करके जो है आराम से कर सकते हो। और ओरिजिनल इक्वेशन में एक्चुअली इट इज d²x/dt² प्लस इट इज ω²x, तो इसलिए 4 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, इट इज d²x/dt² प्लस अगर इसको 4 से डिवाइड होगा तो ये 4 8 32 80x इज इक्वल टू जो है 0। तो अब ये ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर हो सकता है। इट इज d²x जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है d²x/dt² प्लस ये ω²x इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन पे पता चला ω² 80 के बराबर है। अगर ω² 80 के बराबर है तो ओमेगा इट इज √80, तो ओमेगा इज √80 एंड √80 इज 4√5, क्योंकि 4 अंदर जाएगा 16 बन जाएगा, 16 5 80 बिल्कुल सही। और ओमेगा होता है बराबर 2π/t, 2π/t इज इक्वल 4√5। तो नीचे लाएंगे t, यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो, इट इज 2π डिवाइडेड बाय इट इज 4√5, 4√5, इट इज 2 2s 4 हियर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी π/2√5 seconds is the right answer of this question।
तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद नीट 2023 में भी पूछा गया था। टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1.21 एंड 1 मीटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट सम इंस्टेंट, द टू आर इन द सेम in the mean position in same phase। तो initially जो है at some instant they are the two are in the same mean position and in the same phase में after how many vibrations of the longer pendulum। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें longer pendulum the two will be in phase again। तो फिर ये कब फेज में आएंगे देख लीजिए। अगर आप पहले का टाइम पीरियड देखोगे, पहले पेंडुलम का it is 2 pi root of L, length of the first pendulum is given, it is 1.21 divided by G equation first, और दूसरे का जो टाइम पीरियड होगा that is 2 pi root of length उसका 1 दिया गया है and 1 मीटर डिवाइड बाई G इक्वेशन सेकंड। अब मान लो पहले ये फेज में थे और फिर ये कब फेज में आएंगे, तो उसमें पहले वाले ने कुछ N1 ऑसिलेशंस की होंगी और दूसरे वाले ने कुछ N2 ऑसिलेशंस की होंगी। देयरफॉर वी हैव N1 T1 का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू N2 T2 फॉर देम टू बी इन फेज अगेन आफ्टर फर्स्ट वन इज कंप्लीटिंग सम N1 ऑसिलेशंस एंड सेकंड वन इज कंप्लीटिंग सम N2 ऑसिलेशंस। तो उस हिसाब से आप वैल्यूज ड्रॉप करिए, तो इट इज N1 बाय N2 फिलहाल मैं निकालता हूँ इधर, तो ये बनता है T2 बाई T1। अगर आप T2 बाई T1 में देखोगे तो ये 2 पाई रूट ऑफ G कैंसिल आउट होगा, तो ये सिर्फ प्रोपोर्शनल रहेगा रूट ऑफ T2 के लिए। आप देख लीजिए T2 का जो है वैल्यू ऊपर 1 आएगा, T2 का सिर्फ लेंथ आएगा और T1 का लेंथ जो है दैट्स 1.21। तो अगर आप इस को सॉल्व करेंगे, ये 100 जो है 10⁻² ऊपर इसको 100 बना देगा डिवाइड बाई 121, और रूट ऑफ 100 होता है 10, रूट ऑफ 121 होता है 11। और फिर आप देख लीजिए अगर आप कंपेयर करो तो N1 के 10 ऑसिलेशंस और N2 के 11 ऑसिलेशंस। तो आप लॉन्गर पेंडुलम की बात करो, लॉन्गर पेंडुलम हो गया ये जिसका T1 है, तो उसी का N1 है, तो लॉन्गर के हिसाब से 10 ऑसिलेशंस, तो 10 शुड बी द राइट आंसर। बट अगर उसने शॉर्टर पेंडुलम की बात की होती, शॉर्टर पेंडुलम का T2 है इसलिए उसका N2 है, N2 मतलब 11 भी आंसर हो सकता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन 11 है। बट लॉन्गर की बात चल रही है इसलिए 10 ऑसिलेशंस। अगर शॉर्टर की बात करता वो तो आप 11 ऑसिलेशंस को टिक करते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देख लीजिए आप। The plot of velocity versus displacement of a particle executing simple harmonic motion is shown in the figure। तो it is velocity versus displacement, the time period of oscillation of particle is। हमें time period of oscillation of particle निकाल। आपको पता है ये velocity versus displacement है, तो ये maximum velocity यहाँ पे है। अगर maximum velocity की बात करें तो Vmax जो होता है, I will change the color here। जो Vmax होता है बच्चों, Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो होता है a ओमेगा, वेयर a इज एम्पलीट्यूड एंड इस एक्सिस पे x है तो ये एम्पलीट्यूड दिया गया आपको। और आपको अगर वेलोसिटी मैक्सिमम दिया गया है, वेलोसिटी मैक्सिमम, तो मैं लिखूं Vmax इज इक्वल टू a ओमेगा, तो मैं लिखूं Vmax जो है आपका वो a ओमेगा के बराबर है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो Vmax आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 40 हियर, ठीक है। 40 इज इक्वल टू a भी आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 10, a इज 10, और Vmax भी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी सेंटीमीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी होता है। हमें टाइम ऑफ दैट ऑसिलेशन निकालना है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यस। तो 0 0 कैंसिल आउट होके टी ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2 पाई बाई 4, तो इट इज 2 2 4 एंड द राइट आंसर शुड बी पाई बाई 2 सेकंड्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पाई बाई 2 सेकंड्स ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल आपका मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज प्रोवाइडेड एंड यू नो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा। By that you can solve this question. Question number next आपका जो है, a particle executes simple harmonic motion according to the equation। तो equation is provided to you people, so I will write it here। The equation is provided equal to x equal 10 सेंटीमीटर, तो ये आप याद रखेंगे सेंटीमीटर में, it is cos of, it is 2 pi t प्लस पाई बाई 2। तो आप जो है वह टी इज इन सेकंड्स, टी इसमें सेकंड्स में, बट ये याद रखिए सेंटीमीटर्स में। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1/6 सेकंड्स। तो जब टी जो है 1/6 सेकंड्स पे आ जाएगा तो आपको उस वक्त का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बच्चों आप अगर आप देखोगे पहले ये जो कॉस के आइडेंटिटी, इट इज यू नो दैट वी हैव, इट इज कॉस ऑफ, इट इज 90 प्लस थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 इज 90, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में माइनस साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कन्वर्ट हो जाता है माइनस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो इट इज माइनस साइन थीटा। और अगर आप माइनस साइन थीटा के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को तो पहले थोड़ा आसान कर दे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा 10
और कॉस के बदले अब ये साइन और थीटा जो है वो 2 पाई टी रह गया सिर्फ, ठीक है, क्योंकि आपने कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब आप देख लीजिए आपका टाइम जो इन्वॉल्व है टी इज इक्वल 1/6, यहाँ ड्रॉप करेंगे, x हो गया बराबर -10, इट इज साइन ऑफ, इट इज 2 पाई, और t जो है वो 1/6 है। अगर वो 1/6 है, इट इज 2 3 6, तो x हो गया बराबर -10 साइन ऑफ π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 होता है बराबर, साइन ऑफ 60 आप जानते हो सब, साइन ऑफ 60 होता है √3/2, साइन ऑफ 60 होता है √3/2, साइन ऑफ 60 इट इज π/3 है ना, साइन π/3 बिल्कुल, √3/2, तो ये हो गया 2 5 15, देख लीजिए आप, जस्ट वेट हियर, फर्स्ट इट इज 2 पाई, टी हो गया 1/6, इट इज 1/3 एंड इट्स π/3 होता है 60, साइन 60 होता है √3/2, इट इज 5√3, x इज इक्वल -5√3, सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है, कि ये रिड्यूस होगा 31.4 पे, तो फर्स्ट चेक हियर, समथिंग इज रॉन्ग हियर, so 10 cos it is theta, it is cos, it is minus sine, -10 it is sine of 2 pi t, एंगल 2 pi t जो है आपका, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ बच्चों, आई एम डूइंग रॉन्ग, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो आई एम कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, सो सॉरी, आई हैव टू डिफरेंशिएट इट वंस फर्स्ट, ठीक है, हम वेलोसिटी निकालने में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो बच्चे वी हैव टू डिफरेंशिएट इट वंस, यू नो दैट जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ, दैट विल गिव वेलोसिटी, सो दैट इज अ ब्लंडर वी पीपल हैव डन, सो -10 तो बाहर ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा होता है cos थीटा होता है 2 पाई टी, एंड इंटरनल डिफरेंशिएशन ये हो गया 2 पाई, सो दिस वाज द मिस्टेक हियर, ये हो गया बराबर -20 पाई, एंड फिर ये हो गया cos ऑफ 2 पाई टी, तो t हो गया 1/6, अब बिल्कुल सही आएगा, इट इज 2 3 6, एंड देन v इज इक्वल -20 पाई इंटू cos ऑफ दैट 60 इज 1/2, तो 1/2 हो गया, ये हो गया 10, एंड v हो गया बराबर -10, और पाई का वैल्यू हो गया 3.14, तो अगर आप देखोगे ये आएगा -31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो दिस इज द राइट आंसर। तो हम अर्लियर गलती कहाँ कर रहे थे, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे उस टाइम पे, बट हमसे जो है वो वेलोसिटी पूछा गया था, एंड दिस इज हाउ फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो ये है, कुछ ब्लड आ रहा है शायद, इट विल टेक सम टाइम, या आपको दिख रहा होगा, A particle starts simple harmonic motion from the mean position, ठीक है, mean position से एक particle simple harmonic motion start कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया the amplitude is A and total energy is E, तो amplitude A है और total energy E है, at one instant its kinetic energy is 3E/4, it is displacement at that instant, तो solution में आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इसका at some instant its kinetic energy is, तो kinetic energy जो है वो 3/4 of total energy है, तो आप kinetic energy जानते हैं, इसका basic formula 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, देन इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3/4 टाइम्स ई, और टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करिए और देख लीजिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये बना यहाँ पे 3/4 ए स्क्वायर, तो 3/4 ए स्क्वायर इधर लाइए तो -3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक्स हो गया बराबर a/2 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, हमें बोलना था उस डिस्प्लेसमेंट का नाम, उस डिस्प्लेसमेंट को हमें निकालना था जिसपे काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ दैट ऑफ टोटल एनर्जी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी जो इसमें यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, उस पे एक ब्लॉक आपने प्लेस कर दिया जिसका मास जो है दैट इज 0.5 kg। उसके बाद क्या पूछा गया, द सिस्टम इज मेकिंग वर्टिकल ऑसिलेशंस, तो ये ऊपर नीचे कर रहा है, इसका दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस, बट यहाँ पे वर्टिकल ऑसिलेशंस, तो ये ऊपर जाएगा एम्पलीट्यूड पे, तो इसका ये एम्पलीट्यूड होगा, और ये नीचे भी जाएगा उसी एम्पलीट्यूड पे, अगर ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे जाता है और फिर दूसरे एक्सट्रीम की तरफ आता है। सो द सिस्टम इज मेकिंग
vertical oscillations about a fixed point with a frequency of, तो frequency is provided and frequency is 0.5 hertz is provided frequency. The maximum amplitude of oscillation if the block is not to lose the contact with the horizontal platform. ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखिए अगर ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, जो मेरा हाथ है उस पे एक मार्कर है, तो अब आप देख लीजिए मेन पोजीशन पे बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन पे है, जब ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा और ऑसिलेट करेगा, तो एक ऐसी जगह है जहां पे ये कंटैक्ट लूज करेगा, वो सिर्फ ऊपर है सर, ऊपर की जब ये ऊपर ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, तो वहां ये कांटेक्ट लूज करेगा, क्योंकि जब ये नीचे आएगा वहां पे कोई चांस नहीं है इसको कांटेक्ट लूज करने का. सर उसकी फिजिक्स क्या है? उसकी फिजिक्स ये है, जब ये वहां पे जाएगा, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर हियर, जब ये यहां की तरफ जाएगा तो वेट इसका हमेशा डाउनवर्ड्स है, उसमें कोई शक नहीं है. बट जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, जब ये एम्पलीट्यूड पे आया तो एम्पलीट्यूड पे अब इसको वापस आना है. जब ये नीचे आएगा तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी. जब ये एक्सेलरेट नीचे की तरफ करेगा और आप यहां पे खड़े होकर उसी सिस्टम को देख रहे हो, तो आपको लगेगा इस पे ऊपर की तरफ सीडो फोर्स है, और सीडो फोर्स हमेशा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, सो दिस इज एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स हियर, क्योंकि एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि इट्स x इक्वल 0. तो यहां पे जब ये एक्सेलरेट नीचे करेगा तो आप यहां पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सीडो फोर्स जो है दैट्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ. यही सीडो फोर्स इसको यहां उठा सकता है. जबकि अगर ये मीन पोजीशन पे है, अगर ये नीचे वाले एम्पलीट्यूड पे नेगेटिव साइड के, तो यहां वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. अब मुझे बोलो, अब यहां पे भी ये मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट ऊपर करेगा. अगर एक्सेलरेट ऊपर करेगा तो सीडो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो सीडो फोर्स ऐड होगा, तो यहां पे कंटैक्ट लूज करने का चांस ही नहीं है. दिस इज द टोटल दैट कंसेप्ट इन्वॉल्वड हियर. तो अगर ये लूज कर सकता है सिर्फ यहां पे. अब मुझे बोलिए, फॉर नॉट टू लूज द कंटैक्ट, तो m मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg. तो सॉल्यूशन में अगर आप जाओगे तो द कंडीशन फॉर दिस इज mg शुड बी इक्वल m एंड देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो mm कैंसिल आउट होगा, g इज इक्वल मैक्सिमम एक्सेलरेशन. मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x, इट इज ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मैं यहां पे मानता हूं a. इट इज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इट इज ओमेगा स्क्वायर x. तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज ओमेगा स्क्वायर x के बदले इट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, a ही निकालना है हमें. सो हमें अगर a ही निकालना है तो a हो गया बराबर g बाई ओमेगा स्क्वायर. अब g जो है आप लीजिए इट्स 10, ओमेगा होता है बराबर इट इज ओमेगा इज 2 पाई बाई t, एंड 2 पाई बाई t जो है 2 पाई बाई t, तो मल्टीप्लाइड बाई न्यू, तो ये आ जाएगा इट्स 1 बाई t होता है न्यू, इट्स 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाई इट इज 4 पाई और इट इज न्यू का स्क्वायर. तो फिर आप देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया बराबर 10 डिवाइडेड बाई इट इज 4 पाई, और सिर्फ 4 पाई कहां, इट इज 4 पाई स्क्वायर, इट इज 4 पाई स्क्वायर इनटू न्यू स्क्वायर. न्यू जो है आपका दैट इज 0.5 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4. देख लीजिए 4 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 10 बाई पाई स्क्वायर. अब आप देख लीजिए मैथमेटिक्स, पाई होता है 3.14, अगर उसका आप स्क्वायर करोगे दैट इज नियरली इक्वल टू 10. 3.14 का स्क्वायर नियरली इक्वल टू 10. 10 कट जाएगा. आंसर ऑफ दिस इज 1 मीटर शुड बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर दिस थिंग टू नॉट लूज द कंटैक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको पूरा सीडो फोर्स का जो है वो समझा दिया कि किस पोजीशन पे ये वर्टिकल प्लेटफॉर्म पे जो है लूज कर सकता है कंटैक्ट, वो सिर्फ ऊपर वाली पोजीशन पे, क्योंकि वहां पे सीडो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और वही उठाने की कोशिश करेगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये आपके नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल कामा द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो रेडियस ऑफ सर्कल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड इनिशियल पोजीशन, तो सब कुछ रेडियस ऑफ सर्कल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आपका जो है 4 सेकंड है, रेडियस ऑफ सर्कल 3 मीटर दिया गया है. इनिशियल पोजीशन आपका जो पॉइंट P है, तो इनिशियल पोजीशन भी आपको दिया गया, तो इनिशियली यहां पे है, इनिशियली आपका पोजीशन है, एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड, और एरो दिखा रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है इन द फिगर. हमें निकालना है वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल P इज, हमें वाई प्रोजेक्शन निकालना है. तो मान लीजिए जब ये यहां की तरफ आया, मान लीजिए जब ये यहां पे पहुंचा, तो आपको पता होना चाहिए ये जो रेडियस वेक्टर है वो यहां आ जाएगा, और यही इसका एम्पलीट्यूड है. तो ये अगर एम्पलीट्यूड है तो अगर कुछ टाइम के बाद जब ये यहां आया तो ये जो एंगल स्वीप करेगा दैट इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. अगर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया तो अब हमें वाई प्रोजेक्शन इसका निकालना है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम टी वी बिलीव दैट कि ये यहां पे आ गया. टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन, टोटल टाइम जो यहां से आने में वो छोड़ दीजिए आप, टोटल टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू पीपल, तो कंप्लीट सर्कल में जाने के लिए. बट मैं मानता हूं कि ये जब यहां से यहां आया फॉर अ टाइम टी, उसने एंगल स्वीप किया थीटा, थीटा होता है
ओमेगा टी, और फिर हमें बोलना है कि ये जो ए का प्रोजेक्शन वाई पे, तो प्रोजेक्शन में यहाँ ड्रॉप करूंगा और जो प्रोजेक्शन आप देखोगे तो ये अगर ए है तो ये ए कॉस ओमेगा टी है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वाई की प्रोजेक्शन दैट इज ए कॉस ओमेगा टी। तो खेल खत्म, ये हो गया वाई का प्रोजेक्शन ए कॉस ओमेगा टी। हमें यही निकालना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। वी हैव टू कैलकुलेट वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल, रोटेटिंग पार्टिकल पी इज, तो वाई प्रोजेक्शन वाई हो गया बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, तो वाई हो गया बराबर ए जो है आपका दैट इज 3, देन इट इज कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी, तो वाई हो गया बराबर इट इज 3 कॉस ऑफ इट इज 2 पाई, टोटल टाइम जो है वो 4 है मल्टीप्लाइड बाई टी, 2 2 हो गया 4, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 3 cos it is pi by 2 multiplied by t. This should be the y projection, 3 cos pi by 2 multiplied by t. तो ऑप्शन नंबर 4 मैंने हाईलाइट किया, इसमें it is 3 cos pi t divided by 2 where y is in meter, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, आफ्टर टाइम t आपको प्रोजेक्शन निकालनी थी, y एक्सिस पे आपने देखा वो रेडियस का cos कंपोनेंट आता है और फिर अकॉर्डिंगली आपने वैल्यूज ड्रॉप किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है that is the linear density of a vibrating string is 1.4 into 10 raised power minus 3। तो linear density होता है म्यू और आपको दिया गया है it is 1.3 into 10 raised power minus 4, 10 raised power minus 4, so I will change it here again। So linear density is mu and it is given 1.4 into 10 raised power 1.4 नहीं, sorry, it is 1.3 here actually, 1.3 into 10 raised power minus 4 kg, it is kg per meter। So this is linear density। The transverse wave propagating along the string is described by the equation। तो ये transverse wave का equation है, तो equation क्या दिया गया आपको, it is y is equal, मैं पूरा लिख देता हूँ इधर, it is 0.021 and then it is sine of it is x plus 30t। So this is the equation provided where x is in meters and t is in seconds, the tension in the string is। तो जब भी ये equation आपको दिया जाए ना तो टेंशन आपको निकालना है, तो आप डायरेक्टली जाइए ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ, y हो गया बराबर a sin it is kx प्लस ओमेगा टी। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज ओमेगा बाई के एंड वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव होता है रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंपैरिजन पे इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज ओमेगा बाई के एंड दैट इज रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो ओमेगा जो है आप कंपैरिजन में देख लीजिए इट इज 30 डिवाइडेड बाई के आप देख लीजिए वो 1 के बराबर है, इधर x का कोएफिशिएंट इज इक्वल रूट ऑफ टी हमें निकालना है, वो द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई म्यू इज प्रोवाइडेड हियर, इट इज 1.3 into 10 raised power minus 4। कैरिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा 30 into 30, तो ये 30 into 30 बनेगा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टी डिवाइडेड बाय 1.3 into 10 raised power minus 4। टी हमें निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी चीजें, इट इज 30 into 30 मल्टीप्लाइड बाय इट इज 1.3 into 10 raised power minus 4। तो यहाँ पे देख लीजिए आप टी जो है वो 3 3 9, तो 900 बन जाएगा ये, एंड इट इज 1.3 into 10 raised power minus 4। तो 2 0 इसके साथ निकल जाएंगे, तो ये बनेगा आप 9 into 1.3 into 10 raised power minus 2 के हिसाब से आंसर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल रिड्यूस टू अप्रॉक्सीमेटली इट इज 0.177 कुछ आता है, 177 इट इज 0.177 कुछ आ जाएगा ये, और फिर उसको आप जो है राउंडिंग आप पे ला सकते हो और ये आता है 0.12 न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट जो तरीका है इस क्वेश्चन को, जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दी जाए तो वहां से आप वी निकालिए, इक्वेशन ऑफ अ वेव एंड ट्रांसवर्स वेव हम जानते हैं उसका रूट ऑफ टी बाई म्यू है। कंपैरिजन बेस्ड जो है कुछ डाटा हमने उठाया, कुछ क्वेश्चन में दिया गया था, एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज एन अननोन फॉक। ये भी एक अच्छा पैटर्न है जो आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है। एन अननोन फॉक प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद एन ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक अननोन फॉक है, ठीक है, तो वो 4 बीट्स पर सेकंड इस जो है ट्यूनिंग फॉक के साथ 288 वाला फ्रीक्वेंसी। तो अननोन फॉक का मैं फ्रीक्वेंसी न्यू लेता हूं, तो या तो आपका न्यू माइनस 288 4 के बराबर है, क्योंकि आप जानते हो कि बीट फ्रीक्वेंसी होता है डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज। तो अननोन फॉक का मैंने न्यू लिया, तो न्यू माइनस 288 या तो 4 हो सकता है, या 288 माइनस न्यू जो है वो 4 हो सकता है। दैट इज आवर कंसेप्ट। तो ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ये आपको लिखना आना चाहिए, अननोन फॉक माइनस जो नोन फॉक के डिफरेंस का जो होता है फ्रीक्वेंसी का, वही आपका बीट फ्रीक्वेंसी होता है। सो व्हेन अननोन फॉक इज लोडेड, ये दूसरा हिस्सा इस क्वेश्चन का होता है, बस यही पहचानना आना चाहिए, इज लोडेड विद वैक्स। तो देखिए जैसे लोड विद वैक्स किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो रिमेंबर दैट व्हेनेवर लोडेड
लोडेड विद वैक्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, हमसे पूछा गया इट अगेन प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो लोडेड विद वैक्स इट अगेन प्रोड्यूसेस 4 बीट्स, हमें बोलना है अननोन फॉग का फ्रीक्वेंसी। देख लीजिए, अगर आप लोड कर रहे हैं वैक्स से और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो इस क्वेश्चन में जब इस वाली इक्वेशन में जो दूसरा आपने बनाया, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो ये जब डिक्रीज होगा ये डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो 4 ही रह रहा है फिर से, तो ये गलत इक्वेशन है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो न्यू माइनस 288 इज इक्वल 4, क्योंकि इसमें चांसेस है कि डिक्रीज हो जाए फिर 0 पे आ जाए फिर वापस उठ के जो है 4 पे आ जाए, बट इसमें अगर ये डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली इसको इंक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो इट्स अ रॉन्ग इक्वेशन। तो न्यू होना चाहिए बराबर 4 प्लस 288, तो राइट आंसर ऑफ दिस शुड बी 292 हर्ट्ज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो पहले हाईलाइटेड है, ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। उसके बाद 56 ट्यूनिंग फॉक्स आर सो अरेंज्ड इन सीरीज दैट ईच फॉक गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द प्रीवियस वन। तो ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 56 ट्यूनिंग फॉक्स है, अगर 56 ट्यूनिंग फॉक्स है तो कुछ ट्यूनिंग फॉक्स आप बना के रखिए, तो 1 2 3 4 और फिर अप टू 56, तो वी हैव 56 सच ट्यूनिंग फॉक्स। तो मैंने अरेंज किया 56 ट्यूनिंग फॉक्स ऐसे आपके पास है, सच दैट ईच फॉक गिव्स 4 बीट्स पर सेकंड विद द प्रीवियस वन। तो प्रीवियस वन के साथ जो नया जो है वो हमेशा 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है। तो मैं मानता हूं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी डेफिनेटली न्यू प्लस 4, क्योंकि डिफरेंस करके जो है न्यू प्लस 4 प्रीवियस वन के साथ डिफरेंस करने पे न्यू प्लस 4 माइनस न्यू कैंसिल आउट होकर 4 आ जाएगा। तो अगर ये फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 56 वाला नंबर है, तो मुझे बोलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तो न्यू प्लस इट इज 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4, क्योंकि ये हो गया 8, तो वही हो गया आपका 8 में से 4, क्योंकि न्यू कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 4 इज 4 अगेन 4। तो इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी आनी चाहिए, इट इज न्यू प्लस, अगर आप ये सीरीज बना पाए तो इट इज 3 इंटू 4, तो ऐसे ही चलेगा। तो अगर आप देखोगे जो आपका फोर्थ है उसके साथ ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, थर्ड के साथ 2 मल्टीप्लाई, मतलब एक कम करके। तो अगर मैं इसकी लिखूं तो मैं लिखूंगा न्यू प्लस, ये होना चाहिए फिर 55 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि फोर्थ के साथ यहाँ मल्टीप्लायर 3 आता है, 3 के साथ मल्टीप्लायर 2 आता है, तो मतलब 56 के साथ मल्टीप्लायर 55 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर क्या लिखा गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क, तो 56 वाला फॉर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी इस 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट, खत्म, 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। तो मैं लिखूंगा न्यू प्लस 55 इंटू 4 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट का जो है न्यू है। हमें बोलिए न्यू कितना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉर्क, तो हमें न्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये उधर जाएगा तो 55 इंटू 4, 5 4 जा 10, 5 4 जा 20, 2 कैरी हुआ, इट्स 220 एंड इट इज 3 न्यू माइनस न्यू, इट इज 2 न्यू, इट्स ओनली 2 न्यू हियर एंड न्यू होना चाहिए फिर 110 हर्ट्ज शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे जो है ऐसे इन क्वेश्चंस को, इस सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेचड स्ट्रिंग इज 700 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड दिया 700 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हम हमेशा मीटर पर सेकंड की बात करें तो ये बनेगा 7 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया गया है। इफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ भी दिया गया स्ट्रिंग का, इट्स 2 मीटर लॉन्ग। हमसे पूछा गया द फ्रीक्वेंसी विद विच इट रेजोनेट्स इन फंडामेंटल मोड। तो आपको पता होना चाहिए फॉर अ स्ट्रिंग इन फंडामेंटल नोड इसका जनरलाइज्ड फार्मूला होता है NV/2L, और फंडामेंटल नोड मतलब होता है N = 1, तो न्यू होना चाहिए बराबर V/2L। तो हमें निकालना है किस फ्रीक्वेंसी ये रेजोनेट करेगा। तो फंडामेंटल के लिए न्यू हमेशा 1 होता है, ये आपने पढ़ा होना चाहिए। V आपको दिया गया है 7 डिवाइडेड बाय बेसिक क्वेश्चन है 2, और लेंथ दिया गया है 2, इट इज 7/4 हर्ट्ज शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 7/4 हर्ट्ज जो है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और आपकी जो थोड़ी सी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये कर सकते थे। उसके बाद एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसको आप रेजोनेंस कॉलम भी कहते हो, उसका जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट्स NV/4L, ठीक है। और उसके बाद n जो होता है इसमें वो सिर्फ ऑड वैल्यूज होते हैं, 1 होता है उसका वैल्यू 1 3 5 इट इज 7 एंड सो ऑन। तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं। तो एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर रेजोनेट्स विद द ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट लेंथ। तो फॉर n = 1, फॉर n = 1 आपको बोला गया है, तो 50 सेंटीमीटर द लेंथ इन्वॉल्वड, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। तो सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट करने के लिए आपको जो नेक्स्ट लार्जर लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे वी हैव टू कैलकुलेट हियर
तो आप n1 देंगे इसमें, तो न्यू जो है न्यू आ जाएगा आपका, इट इज v डिवाइडेड बाय इट इज 4l, ठीक है 4l, तो 4l। उसके बाद अगर आप देखोगे v होता है न्यू लैम्डा, ठीक है v होता है बराबर न्यू इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4l। तो यहाँ न्यू न्यू कैंसल आउट होगा, तो लेंथ जो है आपका लेंथ हो गया बराबर लैम्डा बाई 4, और लैम्डा बाई 4 आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ के लिए आप n का नेक्स्ट वैल्यू ड्रॉप करोगे, तो न्यू जो है इट इज इक्वल टू, नाउ इट इज 3 v होता है न्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4l। तो आप देख लीजिए लैम्डा लैम्डा कैंसल आउट होगा, लैम्डा लैम्डा कैंसल आउट होगा, तो नेक्स्ट लार्जर लेंथ जो इन्वॉल्व होनी चाहिए l डैश, तो l डैश होना चाहिए बराबर अब आपका 3/4, तो हमें निकालना क्या है, l डैश इज इक्वल 3/4 ऑफ लैम्डा, ठीक है 3/4 ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा बाई 4 आपको 50 दिया गया है, देख लीजिए लैम्डा बाई 4 आपका 50 प्रोवाइडेड है, तो l डैश नेक्स्ट लेंथ जो है इट इज 3 टाइम्स ऑफ 50, क्योंकि लैम्डा बाई 4 आपको 50 दिया गया है, तो l डैश जो है 150 सेंटीमीटर शुड बी द नेक्स्ट लेंथ एंड ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, तो आपको पहली लेंथ और उसके बाद नेक्स्ट लार्जर लेंथ के लिए n का वैल्यू आपने 3 और नेक्स्ट लार्जर लेंथ तो आप n का वैल्यू 5 ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ सारे जो है आड हार्मोनिक्स पे काम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल इट इज y नॉट, देन इट इज साइन ऑफ इट इज 2 पाई, इट इज ft माइनस x बाय लैम्डा। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी इफ, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपका 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए a ओमेगा होता है, एंड इट्स 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय k होता है। तो पार्टिकल वेलोसिटी यू नो दैट मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा होता है, और 4 टाइम्स वेव वेलोसिटी हमेशा ओमेगा बाई k, ओमेगा कैंसल, तो a आपका जो है इट इज 4/k के बराबर है। अब a उठा के देख लो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सीधे y नॉट है, एंड देन इज इक्वल 4k होता है बराबर, यहाँ पे आप देख लीजिए इक्वेशन में k हो गया kx इसका कोफिशिएंट, तो 2 पाई अंदर जाएगा, k के बदले आएगा 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर जाएगा, तो 2 2 4 हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा ही निकालना है हमें वेवलेंथ, तो लैम्डा हो गया बराबर पाई y नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई y नॉट बाई 2, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, तो फ्रीक्वेंसी आपको जबान याद होना चाहिए, इट्स 1/2l, इट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई म्यू, ठीक है। तो ये होता है आपके इसका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो अब मुझे बोलिए आप, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से देख लीजिए, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसकी वजह से लेंथ बढ़ती है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन जिसको आप कहते हो, आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो है लेंथ इंक्रीज होगा, और अगर लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो आंसर शुड बी इट डिक्रीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट बट कंसेप्चुअल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन ऑक्सीजन इज दिस एट अ टेम्परेचर इज दिस, तो द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, तो कुछ टेम्परेचर T पे आपका ऑक्सीजन में स्पीड जो है वो ये है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव का इन हीलियम एट द सेम टेम्परेचर इन्वॉल्वड सेम है, विल बी एज्यूम बोथ केसेस टू बी आइडियल। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है साउंड वेव का, दैट इज गामा RT बाय m, ये इसका जो है वायर m इज मोलर मास हियर, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इन सम मीडियम। और फिर उस हिसाब से अगर आप दो इक्वेशंस बनाएंगे तो इसमें आपको बिल्कुल आराम से चलना पड़ेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस का जो गामा होता है 1 + 2 बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की जो होती है वो 5 होती है, 5 5 1 5 + 2 इट इज 7/5, तो आपको जबानी याद होना चाहिए। और दूसरा गैस आपका हीलियम है, तो हीलियम जो है इट्स मोनोएटॉमिक गैस, और मोनोएटॉमिक गैस का 1 + 2 बाई f के हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो इट इज 5/3। तो मैंने दोनों के गामा निकाल दिए क्योंकि मुझे राशो में गामा चाहिए, ठीक है। तो हमें बोला गया है स्पीड टेम्परेचर T पे ऑक्सीजन पे 460 है, हमें हीलियम की स्पीड बोलो। तो देख लीजिए ऑक्सीजन के लिए अगर मैं लिखूं, ऑक्सीजन के लिए मैं अगर स्पीड लिखूं तो 460 ऑक्सीजन के लिए, रूट ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप देख लीजिए गामा मेरे पास पहले ही 7/5, और टेम्परेचर T मेंशनड नहीं है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन देखोगे वो 32 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हो गया 8, मोलर मास हो गया 16, और दो ऑक्सीजन का 32। इसी तरह अगर आप हीलियम की बात करो, हीलियम का मुझे स्पीड निकालना है,
इज इक्वल रूट ऑफ गामा, गामा उसका जो है दैट इज 5/3, 5/3 आर टेम्परेचर सेम है और मोलर मास उसका जो है हीलियम का हो गया 4। अगर हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करें हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए आरटी आरटी कैंसिल आउट हो गया, आरटी आरटी कैंसिल हो गया, ये बना 460 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल, बाकी रेस्ट कैलकुलेशंस का खेल हो गया। तो ये आएगा रूट ऑफ, सारा मैं रूट में ही लेता हूं, ये बनेगा ऊपर इट इज 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 32 और नीचे ये बनेगा इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, ऊपर जाएगा 4 इंटू 3। तो यहाँ पे अब आप जो है 4 8 32 जो भी है, अब जब यहाँ सारी कैलकुलेशन आप कंप्लीट करोगे द आंसर विल रिड्यूस डेफिनेटली 1420 मीटर पर सेकंड। इन ऑर्डर टू सेव दैट टाइम सो दैट वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट था। रेस्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स से आप इसको कर सकते हो। इसमें गामा कैसे निकालते हैं उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, गामा होता है 1 + 2 बाय एफ, एफ इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है और मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ए चाइल्ड स्विंगिंग, ये भी एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। A child swinging on a swing is in sting position stands up, then the time period of the swing will is। तो अगर आप इस झूले की बात करो तो ये मान लो एक झूला है इधर, ठीक है, तो मैं ऐसे बनाता हूँ, आई एम पुअर इन ड्राइंग स्टिल आई एम मेकिंग इट हियर। तो इस पे एक चाइल्ड बैठा हुआ है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड टी है। अब ये खड़ा हो गया, जब एक इस पे खड़ा हुआ तो सीधी सी बात है जो उसका लेंथ होगा, दैट इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब बैठा था फिर ऊपर गया, जब ऊपर गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, जब सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हुआ तो COM जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो लेंथ क्या डिफाइन होता है पेंडुलम का, लेंथ होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जब ऊपर ही चला गया तो लेंथ कम हुआ। तो अगर लेंथ कम हुआ, इनिशियली लेंथ जो था, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इनिशियली लेंथ इतना था, अब जो लेंथ है वो L' हो गया। लेंथ कम हुआ तो टाइम पीरियड आप जानते हो इट्स 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो जब लेंथ ही कम हुआ तो टाइम जो है वो खुद जो है वो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सो राइट आंसर इज दिस। तो इसमें कंसेप्ट यही है कि जब बच्चा इस पे स्विंग पे ऊपर उठेगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर आएगा और लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डिफाइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। तो दैट इज व्हाई जो है लेंथ डिक्रीज होके जो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज अ ट्रांसवर्स साइनोसोडियल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग इन द पोजीशन x डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड दिया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है बराबर 0.1 मीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5 meter and its amplitude is 10 centimeter. 0.1 meter is the amplitude. The snap shot at the of the wave is shown the figure. The velocity, ये snapshot लिया गया wave का, the velocity of p when its displacement, तो displacement जो आपको दिया गया x, that displacement is provided equal 5 centimeter। हमें बोलना है it is 0.05 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने इसमें कन्वर्जन साथ साथ किए। तो मुझे इस पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल वेलोसिटी इन सच सिचुएशंस होता है माइनस v टाइम्स स्लोप ऑफ इट इज yx करो, ठीक है, स्लोप ऑफ yx करो। तो अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे, तो वो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। तो इस पॉइंट का स्लोप खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू v एंड v होता है बराबर ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x²। तो vp पार्टिकल वेलोसिटी जो v के बराबर हुआ इज इक्वल ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, दैट्स न्यू होता है बराबर v बाई लैम्डा, क्योंकि डाटा उसी हिसाब से दिया गया, रूट ऑफ इट इज a² माइनस x²। अब मुझे बोलिए इस फॉर्मूला में क्या नहीं दिया गया आपको। इट इज लाइक दिस, इट इज 2 पाई न्यू, इट इज वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड, इट इज 0.1, लैम्डा इज प्रोवाइडेड एंड लैम्डा इज प्रोवाइडेड इक्वल 0.5, देन इट्स रूट ऑफ a², एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया 0.1 का स्क्वायर माइनस x² और x² हो गया बराबर 0.05 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल रिड्यूस टू रूट ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई 50, रूट ऑफ 3 पाई डिवाइड बाई 50। और अब आप देख लीजिए जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी पॉजिटिव आ चुका है। पॉजिटिव मतलब ये y एक्सिस पे ऊपर जा रहा है, सो इट इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी। अदरवाइज अगर नेगेटिव आता तो हम बोलते हैं नेगेटिव डाउनवर्ड से। मान लीजिए पहले v होता v और स्लोप जो है अगर पॉजिटिव आ जाता है तो -v, स्लोप अगर आपका जो है पॉजिटिव आता तो मैं
माइनस v बोलता है तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। सो सिंस पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ y-x करूँ, स्लोप ऑफ y-x करूँ, खुद नेगेटिव नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव बना दिया। इट मींस ये ऊपर की तरफ है, y-x इज पॉजिटिव मतलब j कैप। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है, और इस वजह से ये क्वेश्चन जो है इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबने निकाला होगा, बट जिसमें आप फंसते हो वो ये है डायरेक्शन पार्टिकल की। तो इसमें पॉजिटिव आने का मतलब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, और ऊपर की तरफ दैट इज वाई, यहाँ पे जे कैप एंड देन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज द फॉलोइंग फोर। तो ये आपको जब आपने चाहे ग्रेविटेशन पढ़ा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होता है, तो आपको ये सारी चीजें हम वहां पढ़ाते हैं। दैट देयर इज अ वेरी फेमस टाइम पीरियड इन फिजिक्स एंड दैट टाइम पीरियड इज 84.6 मिनट्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.4 आवर्स। ये एक बहुत ही मशहूर टाइम पीरियड है, और फिजिक्स में 4 सिचुएशंस पे, फिजिक्स में 4 जगहों पे प्रेजेंट है। सर वो कौन कौन सी जगह है? देखो जगह नंबर 1 ये है, 2 सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देयर टाइम पीरियड इज 84.6 मिनट्स। देख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट जस्ट अबव द सरफेस, वेरी क्लोज में 84.6 मिनट्स। तो इनका टाइम पीरियड होता है बराबर 84.6 मिनट्स। हो गए एक। उसके बाद अगर आप देखोगे, देखिए दूसरा है टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इनसाइड अ टनल। तो अगर आप अर्थ के सेंटर से एक टनल बोर कर दोगे, डग कर दोगे और ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे, वो हम प्रूव करते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है लेता है, और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो भी होता है 84.6 मिनट्स, तो 1.4 आवर्स। उसके बाद आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड, तो ये क्या था? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इनसाइड द टनल बोर अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ लेंथ, तो अगर आपका लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हो जाए इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, वेरी लार्ज लेंथ, तो उसका टाइम पीरियड भी हम प्रूव करते हैं क्लासरूम में 84.6 मिनट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे दैट इनफिनाइट दैट पेंडुलम, वही हो गया ना इनफिनाइट सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड भी होता है बराबर सिंपल हार्मोनिक मोशन में 84.6 मिनट्स। तो इन सब का टाइम पीरियड 84.6 मिनट्स। यही 4 सिचुएशंस होती है जहां पे टाइम जो है 84.6 मिनट्स है। ये बहुत मशहूर टाइम पीरियड है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे इन चारों का टाइम पीरियड सेम है, इसलिए इक्वलिटी चारों में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन अ कंटेनर 600 मीटर पर सेकंड। तो VRMS दिया गया है और वो दिया गया है 600 मीटर पर सेकंड। तो root mean square speed is provided to you people if half of the gas leaks out at constant temperature। अगर उस कंटेनर से आधा गैस लीक आउट हो जाए तो हमें बोलो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का RMS वेलोसिटी। देखो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT डिवाइडेड बाय m। तो अगर आधा गैस लीक भी हो जाए, आधा गैस अगर लीक भी हो जाए ना, इसमें टेम्परेचर चेंज होगा ना मोलर मास रिमेन्स कांस्टेंट। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ द गैस, इट डिपेंड्स ऑन द मोलर मास एंड टेम्परेचर। अगर मोलर मास एंड टेम्परेचर चेंज होता है तब उस सूरत में RMS वेलोसिटी चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है, तो आंसर शुड बी 600। जो इनिशियल था वही फाइनल भी होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है बिल्कुल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना पोजेसिंग द स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट स्पीड का जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर के साथ। तो आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से जब वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ा तो कर्व जो है टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें डेफिनेटली T2 जो है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है हायर टेम्परेचर पे, कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है। तो T2 शुड बी ग्रेटर देन T1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दिस इज व्हाट इज ट्रू अबाउट मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और आपको पता होना चाहिए इसका एरिया जो है ना, इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस देता है। तो ये एडिशनल में ऐड करता हूं, इट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये भी आप अपनी जगह याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट असर्शन रीजन है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इक्वल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ लिखे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है dq जो हीट गिवन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में चला जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये 0 होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो वर्क डन हो गया बराबर नेगेटिव टाइम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेफिनेटली वही तो बोल रहा है। अगर आप असर्शन को एक बार आराम से पढ़े तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इक्वल्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल ट्रू है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स इज बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मुझे नहीं लगता इससे पहले आपने ऐसा कोई न्यूमेरिकल देखा हो, बट ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। देखिए, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड टू द आरएमएस एंगुलर स्पीड ऑफ अ डायटोमिक गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज m is mass of each molecule, where one molecule, m is molar mass and I is moment of inertia. It's a totally different. कल से ही मुझे फोन आ रहा है सर इस क्वेश्चन को कैसे करना, मैंने बोला वेट फॉर इंटरेक्शन, आई विल शो यू देयर। तो द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट आरएमएस स्पीड टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द एटॉमिक गैस। तो हमें इनका रेशियो निकालना है। तो तरीका इस क्वेश्चन का, अगर आप देखोगे दैट काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना गैस का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू 1/2 RT, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला यही है, टोटल एनर्जी जो होता है वो U होता है और वही होता है बराबर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पूरा होता है, एंड इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू 1/2 RT। तो अगर आप पहले आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू N इंटू F इंटू 1/2 RT। अब आपका गैस डायटोमिक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो ये v RMS स्क्वायर है, ठीक है, RMS, क्योंकि RMS स्पीड की बात चल रही है। इट इज तो मैं लिख सकता हूं इसको, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में 5 है, पर ट्रांसलेशनल पार्ट में जो कंज्यूम होती है, ट्रांसलेशनल में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है 3, इट इज 3/2 nRT। तो यहां पे अगर आप देखोगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m इंटू वी RMS का स्क्वायर इज इक्वल, इट इज 3n हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय r इंटू टी, स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, और वही रिजल्ट जो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, VRMS हो गया रूट ऑफ 3RT/m, ये उसका डेरिवेशन हो गया जो आप जबान याद करके चलते हो। तो RMS स्पीड का वैल्यू आ चुका है, कुछ बच्चों ने सीधे लिया होगा बट कंसेप्ट इसमें ये था। उसके बाद अब आपका एंगुलर केस है, तो यही काइनेटिक एनर्जी अब रोटेशनल है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है और फॉर्मूला वही n इंटू F इंटू 1/2 RT। और यहां पे अब आप जो है कंट्रीब्यूशन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, बट RMS की बात चल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स वही है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप देखोगे, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की 2 ही होती है, इट इज 2/2 nRT। मुझे लगता है आपको समझ आना चाहिए, 2 कैंसिल आउट हो गया, और फिर अगर आप देखोगे फिर से ये बनेगा बराबर 2 ऊपर जाएगा, इट इज I, या I भी मैं नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा ओमेगा RMS का स्क्वायर, तो रूट ले जाऊंगा उधर, इट इज 2, n इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और I भी नीचे आ जाएगा, और मैं इस पे रूट ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो स्पीड टू द एंगुलर स्पीड, तो VRMS डिवाइडेड बाय दिस। तो मैं अगर यहाँ पे रेशियो निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा ये VRMS डिवाइडेड बाय ओमेगा RMS। तो VRMS देख लीजिए, इट इज रूट ऑफ 3RT/m, इट इज रूट ऑफ 3RT बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख लीजिए रूट ऑफ, इट इज 2 स्मॉल m RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M मोलर मास इनटू I। कैंसिलेशन करिए आप, देखिए RT पहली फुर्सत में निकल जाएगा, उसके बाद RT निकल गया, और उसके बाद अगर आप देखोगे मोलर मास निकल जाएगा, I ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 3 टाइम्स I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और नीचे 2mb है। तो मैं वही चेक कर रहा था कि आंसर जो है आपका बिल्कुल आ चुका है, इट इज रूट ऑफ 3/2m। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें कंसेप्चुअल जो है अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है, आप सीधे फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, आपको जो है ट्रांसलेशनल वर्सेस एंगुलर का ये निकालना था। अकॉर्डिंगली आपने डायटोमिक गैस में ट्रांसलेशनल में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और रोटेशनल में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद असर्शन रीजन, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि Cp माइनस Cv होता है R, एंड वी नो दैट Cp होता है बराबर Cv प्लस R, तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेयर्स रिलेशन। बिल्कुल सही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय अ यूनिट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। बिल्कुल, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो पूरा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप हीट देते हो उसमें इंटरनल एनर्जी भी उसको बढ़ जाता है और वर्क डन भी गैस करता है। बिल्कुल यही रीजन है कि आपका Cp जो है Cv से ज्यादा होता है। बाकी किसी प्रोसेस में ऐसा नहीं है, क्या हर एक प्रोसेस में या तो du0, अगर आप आइसोथर्मल की बात करें, आइसोबैरिक ही प्रोसेस है जिसमें पूरा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप एडियाबैटिक उस पर dq0 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है वो ये है, एन आइडियल गैस हैज एन इनिशियल प्रेशर ऑफ दैट 3 pressure units and an initial volume of this।
तो प्रेशर आपका 3 दिया गया है यूनिट्स में एंड वॉल्यूम आपका 4 यूनिट्स है। उसके बाद आपसे पूछा गया द टेबल गिव्स द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इन दोज सेम यूनिट्स इन 4 प्रोसेसेस वी स्टेट लाइज ऑन द सेम आइसोथर्म। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस यू नो दैट आइसोथर्म मींस सेम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप देखोगे PV इज इक्वल टू nRT होता है। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस देखोगे तो आइसोथर्म मींस टेंपरेचर इज कांस्टेंट। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट तो PV इज इक्वल कांस्टेंट। और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो पहले प्रोडक्ट आएगा 4 3 12 और अब आप ऑप्शंस में चेक करिए किस में 12 आ जाएगा। तो 5 7 35, 6 4 24, 12 1 12, तो इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर क्योंकि 6 3 18 सिर्फ इसमें प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट टेंपरेचर T0 मिक्सड विद 4 मोल्स ऑफ अनदर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट टेंपरेचर 4 T0 देन द टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर, तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड जो है जब आप KTG पढ़ते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये मिक्सचर है तो हम कैसे करेंगे, तो इनिशियल एनर्जी में इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस तो टोटल एनर्जी गैस का होता है N into F, अभी मैंने लिखा into 1/2 RT। तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यूज ड्रॉप करें। देखिए इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस तो N दिया है 2 एंड मोनोएटॉमिक गैस तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3/2 R, टेंपरेचर इज T0 प्लस टेंपरेचर उसका T0 है इज मिक्स्ड विद 4 मोल्स तो n आपका 4 दिया है मल्टीप्लाइड बाय 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस तो उसकी भी डिग्रीज 3/2 ये गया R एट टेंपरेचर आपका 4 T0 दिया है और आपसे पूछा गया है टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर तो मोल्स ऐड हो गए 4 + 2 हो गए 6 इट इज 6 तो और आपका मोनोएटॉमिक रहेगा तो ये हो गया 3/2 R एंड T डैश वी हैव टू कैलकुलेट। अब आप कैंसिलेशन करिए और देखिए आंसर आना चाहिए आपका 3/2 R थ्रू कैंसिल आउट हो जाएगा 3/2 R ये हो गया 2 T0 एंड ये हो गया 16 नहीं इट इज 3 to 6 इट इज 6 T0 प्लस ये हो गया 4 it is 3 to 6 and 4 4 16 T0 is equal to 6 T dash तो 16 तो it is here yes 4 4 16 T0 और ये हो गया 3 to 6 तो ये हो गया 16 और 4 ये हो गया 22 it is 22 T0 divided by 6 is equal to T dash तो ये होगा 2 11 and 2 3 so 11/3 should be the answer। no कहीं गलती कर दी मैंने so थोड़ा सा एक बार फिर से आराम से लिखते हैं देखते हैं क्या है। देखिए इफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट टेंपरेचर तो 2 मोल्स है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस 3/2 R टेंपरेचर T0 is mixed with 4 moles of another ideal monoatomic gas तो 4 मोल्स है और फिर ये हो गया मोनोएटॉमिक 3/2 R टेंपरेचर इज 4 T0 इज इक्वल तो ये हो गया 18 मैंने गलत कर दिया देख लीजिए ये हो गया आपका नहीं ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 4 उसके बाद 4 + 2 हो गया 6 4 + 2 हो गया 6 बिल्कुल 6 और मोनोएटॉमिक गैस 3/2 R डैश T हमें निकालना तो यहाँ पे देख लेंगे यहाँ अगर आप देखोगे ये हो गया 2 T0 ठीक है ये हो गया 4 4 16 हाँ यहाँ मैंने गलती कर दी हाँ तो T0 इज इक्वल ये हो गया बराबर 6 T डैश तो ये हो गया 18 T0 तो कैलकुलेशन एरर था डिवाइड बाय 6 इज इक्वल T डैश तो 6 3 18 और हमारा आंसर आ चुका है T डैश इज इक्वल 3 T0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज कैलकुलेशन error here option number 3 conservation of energy based। उसके बाद assertion reason in SHM the kinetic energy is 0 when potential energy is maximum बिल्कुल law of conservation of energy is valid तो kinetic energy total energy is always constant अगर सारी kinetic energy जो है potential energy में है potential energy is maximum तो kinetic energy definitely 0 होना चाहिए तो तभी तो maximum होगा maximum मतलब total energy के बराबर। उसके बाद in SHM the kinetic energy and potential energy become equal when the displacement is 1/√2 times the amplitude तो ये चेक करना पड़ेगा कि SHM में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल तो काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर तो यहाँ पे आप लाइए इसको तो a स्क्वायर हो गया बराबर 2 टाइम्स x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया बराबर a स्क्वायर बाई 2 ठीक है x हो गया बराबर a/√2 बिल्कुल सही है मतलब इस डिस्प्लेसमेंट में वो बराबर होंगे तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई दैट जो है काइनेटिक एनर्जी इज 0 व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम दिस इज नॉट द रीजन दैट इज एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट रीजन फॉर दैट एंड ये बिल्कुल प्रूव हो गया। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही ऑप्शन जो है इसका सेकंड ट्रू होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है
इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आप अच्छे से पढ़िए। दैट इज इफ आइडियल डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस है फॉलोज द प्रोसेस एज शोन इन द ग्राफ वेयर टी इज टेंपरेचर इन केल्विन, वी इज वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, देन मोलर हीट कैपेसिटी। तो हमें सी प्रोसेस निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखोगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से देखिए। तो ऐसा क्वेश्चन होता है पॉलीट्रॉपिक बेस्ड। पॉलीट्रॉपिक में आप जानते हो बाय यूजिंग दैट पीवी इज इक्वल एन आर टी, अगर आप देखोगे तो ये जो टी है इट इज प्रोपोर्शनल टू पीवी। तो टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा पॉलीट्रॉपिक में लाने के लिए, तो ये बनेगा पी स्क्वायर वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो जब ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो बनेगा पी स्क्वायर वी रेज पावर -1 इज इक्वल कांस्टेंट। और अब अगर आप देखोगे ये इक्वेशन जो है पॉलीट्रॉपिक में लाने के लिए 1/2 से 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बनेगा पी वी रेज पावर -1/2 इज इक्वल कांस्टेंट। नाउ इट इज अ पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन। तो ये पॉलीट्रॉपिक गैस के लिए पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन बन गई, इट्स अ पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन। और पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन तो यही होती है पी वी रेज पावर x इज इक्वल कांस्टेंट, वेयर x इज नीदर 1, क्योंकि अगर 1 है तो वो आइसोथर्मल है, और अगर गामा है तो वो एडियाबैटिक है, x इज -1/2। तो इस प्रोसेस में जो आपका जो है सी प्रोसेस होता है, ये होता है बराबर CV प्लस R बाई 1 - x। तो अब मुझे बोलिए ये आपका डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस है तो आपका CV होता है बराबर 3 नहीं, डायटोमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती है, तो ये होता है 5/2R। तो ये 5/2R प्लस R डिवाइड बाई 1 - x, x हो गया -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करिए आप, CP हो गया बराबर 5/2R, 5/2R ये हो गया 2 1 2 प्लस 1 इट इज 3/2, तो ऊपर जाएगा 2, इट इज 2R/3। अब आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे देख लीजिए, ये हो गया 5 3 15, 2 2 4, हाँ हो गया 19 डिवाइड बाई 6, तो सीपी आ गया बराबर 19 डिवाइड बाई 6 आर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद रखिए सी प्रोसेस ऐसी प्रोसेस का होता है बराबर सीवी इनटू नहीं प्लस आर डिवाइड बाई 1 - x। पहले इसको पॉलीट्रॉपिक में लाइए, पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन होती है पीवी रेज फॉर x इक्वल टू x, वहां से आप जनरेट करिए बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ना पूरा आपको जो है पूरा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA, तो आपका एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCA। तो अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस ABCA फॉर एन आइडियल गैस इन AB BC एंड CA प्रोसेस दिस एंड दिस हीट इज सप्लाइड इन एन गैस, तो आप जबानी याद नहीं रख सकते, इसको बनाइए, देख लीजिए क्या करिए। तो आपका साइक्लिक प्रोसेस ऐसे है, तो मैं लिखूंगा AB, उसके बाद है आपका BC, और उसके बाद वापस ये आएगा CA। ठीक है, तो ये मैंने एक चार्ट तैयार कर दिया। इस चार्ट में आपको चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वो ये है कि आप यहां पे मान लीजिए आपका ये जो है ये आपका हो गया दैट इज डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो गया आपका वर्क डन, और ये हो गया आपका हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। फिर हमसे क्या पूछा गया है, तो इन द साइक्लिक प्रोसेस ABCA फॉर एन आइडियल गैस AB and then BC and then CA processes 50 joule 20 joule and 5 joule heat is supplied to an ideal gas। सप्लाई किया तो मतलब ऐड किया, सप्लाई किया मतलब ऐड किया, हीट इज सप्लाइड। तो यहां पे अगर आप AB प्रोसेस में देखोगे 50 जूल, तो मैं लिखूंगा प्लस 50, उसके बाद ये प्लस 50 हो गया यहां पे। अगर आप देखोगे ये प्लस 50 हो गया यहां पे, उसके बाद ये BC में आपने प्लस 20 जूल ऐड किया, दैट्स व्हाई मैं यूनिट साथ लिख रहा हूं। उसके बाद अब ऐड किया तो ये प्लस 5 जूल आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया, इज सप्लाई टू एन आइडियल गैस इन प्रोसेस AB में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय 60 जूल। प्रोसेस AB में इंटरनल एनर्जी 60 जूल से इंक्रीज हुआ तो बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ तो प्लस 60, तो क्योंकि इंक्रीज होना मतलब होता है बढ़ना, तो कन्वेंशन हमारा यही है फिजिक्स में दैट इंक्रीज होना मतलब बढ़ना होता है, और पॉजिटिव लिया जाता है। एंड इन प्रोसेस BC की बात चल रही है, उसमें बोला गया वर्क डन इज 30। तो प्रोसेस BC में जो वर्क डन है वो वर्क डन बाई गैस, तो बाई गैस मतलब प्लस 30 जूल गैस ने काम किया, वो कन्वेंशन इज दैट इट इज पॉजिटिव। अगर ऑन द गैस होता तो नेगेटिव। हमें बोलना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो हमें डेल यू निकालना है किस प्रोसेस में, CA प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में हमें डेल यू निकालना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब सर ये कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है। देखिए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है दैट डेल क्यू हीट गिवन इज डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन। अगर आप पहली प्रोसेस को देखिए, ये एक मैट्रिक्स बना, अब इसको आपको जो है ना वो बचपन में वो जीरो जरब खेलते थे, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो आप मुझे बोलिए, आप यहां पे आप देख लीजिए डेल यू दिया गया है आपका 60,
डेल यू 60 दिया गया और ये दिया गया है 50 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ डेल डब्ल्यू कितना आया, तो डेल डब्ल्यू आया इधर -10, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में ये -10 डेवलप आपने कर दिया, जूल हमें यूनिट है। फिर इस प्रोसेस को देख लीजिए, अब आपका डब्ल्यू प्लस डेल क्यू, तो दूसरे प्रोसेस के लिए आपका डेल क्यू जो है वो 20 है, इज इक्वल डेल यू का कोई पता नहीं है, और W जो यहाँ पे दैट इज 20, ठीक है, नहीं W इज 30। तो अब आप देख लीजिए वो इधर आएगा, तो डेल यू जो यहाँ पे हो गया डेल यू इज इक्वल टू -10, तो ये भी आ गया -10, तो यहाँ पे डेल यू आ गया बच्चे -10। अब आप मुझे बोलो हमें ये डेल यू निकालना है, आपको पता होना चाहिए। अब सर ये कैसे निकलेगा, अब ये छोड़ दो, आप ये डेल यू कैसे निकालोगे, आपको पता है ना कि साइक्लिक प्रोसेस में, इन साइक्लिक, दिस इज द कंसेप्चुअल पार्ट इन दिस, इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो, दैट इज व्हाट यू मीन बाय स्टेट फंक्शन। जो अगर आपका साइकिल कंप्लीट हो जाए स्टेट फंक्शन की वजह से, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है आपका, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, मतलब इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। तो 60 - 10 प्लस डेल यू शुड बी ईयर 0, तो टोटल के लिए मैं बोल रहा हूं, टोटल, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो 60 - 10 हो गया 50 उधर जाएगा, तो यहां का जो है -50 शुड बी द राइट आंसर। सो आई बिलीव दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, जिसके लिए आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पूरा उन्होंने, इवन आपका ये भी उन्होंने चेक किया कि डू यू नो दैट इन साइक्लिक प्रोसेस दैट टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0 बिकॉज़ इट्स अ स्टेट फंक्शन। उसके बाद A simple pendulum is mounted on a truck which moves with horizontal with constant velocity। जब आप वो constant velocity से जा रहा है तो खेल खत्म। constant velocity मतलब होता है, constant velocity मतलब acceleration 0, उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। the time period of pendulum will increase, बिल्कुल गलत है सर, क्यों? क्योंकि अगर accelerated system होता तो हम कुछ acceleration ऐड करते, माइनस करते, बट ऐसा कुछ नहीं है। the effective length of pendulum will decrease, लेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। both assertion and reason are false, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस गामा दिस इज मिक्स्ड टू 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस गामा दिस द वैल्यू ऑफ गामा। जब बच्चे इसका गामा स्ट्रक्चर वो गामा पे पकड़ लेते हैं, बट मुझे बच्चों गामा वाली फॉर्मूला कभी याद नहीं रही। मुझे इस क्वेश्चन के लिए एक ही फॉर्मूला याद रहती है और उससे काम आसान हो जाता है, दैट इज सीवी मिक्सचर। और सीवी मिक्सचर में N1CV1 प्लस N2CV2, अगर आप इतना ही याद रखो, सिर्फ ये एक फॉर्मूला, गामा वामा याद रखने की जरूरत नहीं, ये एक सीवी मिक्सचर का। अब आप सर कैसे करोगे, देखो आपको बोला गया 1 मोल, तो N1 इज 1 किसका, ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, वो होता है 3/2R, तो CV होता है फॉर, क्योंकि इट्स F/2R, इट इज 3/2R, प्लस दूसरे गैस के कितने मोल्स, इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक, तो N1। डायटोमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5/2R डिवाइडेड बाय, अब ये 1 हो गया 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 LCM आएगा 4 बनेगा, 5 + 3 8/4 इंटू R, तो ये हो गया 2R। जैसे आपका CV मिक्सचर आया तो CP मिक्सचर एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि वो हमेशा होता है CV मिक्सचर प्लस R। तो CV मिक्सचर आपने निकाला है 2R, तो प्लस R हो गया बराबर 3R। तो अब आप गामा चाहिए, तो गामा हो गया CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर। दैट इज व्हाई मैंने बोला मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं रहती। तो ये हो गया 3R डिवाइडेड बाय 2R, R कैंसल आउट, 1.5 शुड बी द राइट आंसर। अब आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए, ऑप्शन आपका सेकंड है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। यू जस्ट रिमेंबर CV मिक्सचर, CP मिक्सचर R कर ऐड करने पे, और गामा होता है CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, असर्शन रीजन है फिर से, हार्मोनिक्स आर द नोट्स a single sound of a certain pitch and wavelength of frequencies which are integral multiplier of fundamental। बिल्कुल ये तो कंसेप्चुअल है। तो हार्मोनिक्स जो है अगर आप देखोगे वो फंडामेंटल्स के मल्टीप्लायर होते हैं। इन द सेम फैशन दैट दूसरा जो है टोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल आर कॉल्ड एज ओवरटोन्स। बिल्कुल ओवरटोन्स जो होते हैं फंडामेंटल से हायर वाले जो टोन्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होते हैं, उनको हम ओवरटोन्स कहते हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल ये डिस्कशन आपने क्लास में किया होगा, और ये बहुत आसान है। जब आप चाहे आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़िए, ओपन ऑर्गन पाइप पढ़िए, वेव्स इन अ स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग, तो आप जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटोन्स एंड what do you mean by harmonics, and therefore question number next is a quantity of heat Q is supplied to a monoatomic ideal gas which expands at constant pressure। तो constant pressure means isobaric process। हमसे पूछा गया था fraction of heat that goes into work, तो ये तो आपने बहुत बार किया होगा। तो fraction of heat that goes into work मतलब work divided by del Q आपसे पूछा गया, तो work होता है बराबर NR that is dt divided by del Q होता है बराबर NCP dt। so this equation you should know, dt
कैंसिल, एन एन कैंसिल, ये बना R बाई Cp। और अब Cp जो है किस गैस के लिए बात चल रही है, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक का Cv होता है 3/2R प्लस R हो गया 5/2R, तो ये 5/2R, R कैंसिल आउट, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 2/5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज 2/5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ टेंपरेचर T1 एक्सपैंड स्लोली अकॉर्डिंग टू द लॉ इज P/V इज इक्वल कांस्टेंट। तो फिर से इसको पॉलीट्रॉपिक में लाइए और फिर काम खत्म करिए। इट्स फाइनल टेंपरेचर देन वर्क डन। देख लीजिए, अगर आप देखोगे ये बनेगा PV रेज़ पावर -1 इज इक्वल कांस्टेंट। सर ये तो फिर से वही बना, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PV रेज़ पावर x, हम अपने क्लासरूम प्रोग्राम में थर्मोडायनेमिक्स में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे x जो है वो आपका -1 आ गया। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन होता है nR del T, तो डिवाइडेड बाय इट इज 1 - x। तो आपने del T, क्योंकि आप इसमें n इंटू PV भी लिख सकते थे, बट टेंपरेचर में आपका क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो अब आप मुझे बोलिए, आपको बोला गया 1R into del T, change in temperature, तो final minus initial that is T2 minus T1 divided by 1 minus x, x खुद -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बना R/2 into T2 minus T1 is the right answer of this question। तो इसका जो right answer होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट वर्क इन केस ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज, ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लिक प्रोसेस इज शोन ऑन PT डायग्राम। देखिए, इस क्वेश्चन में आप ना चूं चपट नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा ग्राफ्स थर्मोडायनेमिक्स के समझ आए हैं तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। A cyclic process is shown on the PT diagram. You are being provided with the PT diagram. Which of the following curves represent the VT diagram? तो PT diagram दिया गया आपको VT diagram, तो मान लो ये पूरा आप मतलब आधा थर्मोडायनेमिक्स आपका रिवाइज कर देगा अगर आपको कंसेप्ट है। मैं आपको अपने तरीके से दिखाऊं, फिर आप देख लो। अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तो यहाँ पे अगर आप देख लेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। P इज डायरेक्टली, क्योंकि ये जो AB का प्रोसेस आप इसमें देख रहे हो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इट मींस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इट मींस इट्स एन आइसोकोहरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम सर कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट है, आप जानते हो सब दैट PV इज इक्वल टू nRT। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। इंडिकेटर्स ये है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। अब देख लीजिए, यहां आगे जाने पे टेंपरेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो P भी बढ़ रहा है और टेंपरेचर भी बढ़ रहा है, इसका ख्याल रखना है। दिस इज व्हाट डू मीन बाय जो इंडिकेटर्स इसमें आपको यूज करने आगे ये पहचानने में VT डायग्राम कौन सा है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर अब आप इस प्रोसेस को देखोगे, इट इज परपेंडिकुलर टू टेंपरेचर। सर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर इज कांस्टेंट। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इट इज बॉयल्स लॉ। अगर बॉयल्स लॉ, इसका ये मतलब है, देख लीजिए नीचे आने पे यहां प्रेशर देख लीजिए डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहिए, वो हम फिर VT डायग्राम में देख लेंगे। उसके बाद अगर आप CA देखोगे, इट इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर, सो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। और अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसका मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। अब आप यहां पे आइए, प्रेशर इज कांस्टेंट का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा टेंपरेचर भी बढ़ेगा, तो मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब टेंपरेचर भी बढ़ेगा। चलिए अब हम VT डायग्राम इसका कंस्ट्रक्ट करें। देख लीजिए, देखो आप VT डायग्राम में आप जाओगे तो पहला हिस्सा A to B, इट्स एन आइसोगोरिक प्रोसेस, तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू V। द लाइन शुड बी AB लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू V। देख लीजिए AB लाइन इज परपेंडिकुलर T, बिल्कुल गलत है। देखिए AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू V, तो AB लाइन इज परपेंडिकुलर, इस पे आपका शक जा सकता है, AB इज परपेंडिकुलर टू V। बट अब मुझे बोलिए, यहां टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, बट यहां पे तो टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो ये भी आंसर, तो दिस इज इंडिकेटर्स। उसके बाद थर्ड पे आइए, देखिए AB इज परपेंडिकुलर टू V, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल AB इज परपेंडिकुलर टू V, बट यहां पे आप देख लीजिए आगे जाने पे टेंपरेचर बढ़ रहा है। प्रेशर तो इस ग्राफ से आप कुछ नहीं कर सकते, टेंपरेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल इसमें टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो फिलहाल के लिए चला। उसके बाद आप B to C आए, B to C आप आइसोथर्मल है, टेंपरेचर इज कांस्टेंट। देख लीजिए B to C बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, टेंपरेचर इज कांस्टेंट, मगर अगर आप देखोगे टेंपरेचर इज कांस्टेंट, यहां पे देख लीजिए आप ऊपर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ रहा है, इतने में आपका ग्राफ क्लियर हो गया। फिर लास्ट जो है VT डायग्राम पासिंग थ्रू द सेंटर इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, तो बिल्कुल ये आइसोबैरिक प्रोसेस है और इसमें आपका जो है
इसमें आपका अकॉर्डिंगली जो है आप देखोगे क्या होगा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस की वजह से अब आप फर्दर इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। सो बिल्कुल यहां पे आप देख लीजिए, मैंने आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी है, अब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इंडिकेटर्स यूज करके आप कर सकते हो। दो से आपका ऑप्शन पता चला, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, उसके बाद आपका असर्शन रीजन है, द वेव फंक्शन ऑफ अ पल्स इज गिवन बाय, तो ये वेव फंक्शन दिया, इट प्रोपगेट्स इन नेगेटिव एक्सट्रैक्शन। देखो या एक ही तरीका होता है पहचानने का, ये साइन, अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव एक्सट्रैक्शन है, खत्म। अगर ये नेगेटिव होता है तो प्लस एक्सट्रैक्शन ही आपने पढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल ये नेगेटिव एक्सट्रैक्शन में जा रहा है, तो ये प्लस यहां पे पहचान के लिए काफी है। द गिवन वेव फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल यस एफ के एक्स प्लस ओमेगा टी, बिल्कुल प्लस, विच रिप्रेजेंट्स ए वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्सट्रैक्शन। यही तो बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि आप ये पहचानो, अगर ये प्लस है तो नेगेटिव एक्सट्रैक्शन, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन। सो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ए, हाइड्रोजन गैस के लिए ये है, एंड ऑक्सीजन गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू बी, ऑक्सीजन के लिए ये है, वायर Cp एंड Cv आर मोलर, बस खेल खत्म। अगर ये मोलर है तो मोलर में हमेशा Cp माइनस Cv हमेशा R के बराबर। अगर ये स्पेसिफिक हीट्स की बात करता है तब जाके हम यहां मोलर मास को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू R, मतलब A इज ऑलवेज इक्वल टू B, A इज ऑलवेज इक्वल टू B बिकॉज बोथ आर R। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की बात की तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका। Cp माइनस Cv R है, तो दोनों का A और B रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, वो मोनोएटॉमिक है डायटॉमिक है, डायरेक्टली फॉलो करिए। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, हाउ मच हीट एनर्जी इन जूल्स मस्ट बी सप्लाई टू 14 grams of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 40 at constant pressure। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए, आपको हीट निकालना है और हीट ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज NCP del T, NCP del T, खेल खत्म। तो हीट आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास 14 है और मोलर मास नाइट्रोजन का 28 है। Cp ये नाइट्रोजन है, Cp होता है इसका बराबर इट इज 5/2R, ठीक है 5/2R, क्योंकि Cv होता है 3/2R डायटोमिक का प्लस R 5/2R मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस जो है आपका 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री, ये हो गया 2 20 जा 40, और फिर ये हो गया 14 2 जा 2 10 जा 14 2 जा 28 20, इट इज 50R। तो कहीं गलती हो गई बच्चे, 50R है कि 70R, विल चेक अगेन, ठीक है, वैल्यूज फिर से ड्रॉप करते। तो क्यों हीट ट्रांसफर, देखिए 14 ग्राम्स डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन इज 28, देन Cp। अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का गलती हो गई थी बच्चे, Cv होता है 5/2R प्लस R, इट इज 7/2R, तो यहां गलती हो गई थी, इट इज 7/2R फॉर डायटोमिक एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज 40 डिग्री। तो ये हो गया 2 20 जा 40, ये होगा 14 2 जा एंड 2 10 जा, तो 7 into 10 होता है 70। R इज द राइट आंसर। हमने गलती कर दी थी, हमने Cp के बदले Cv ड्रॉप किया था। उसके बाद ये आपका मैच द कॉलम है, मैच कॉलम 1 विद दिस। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रूट ऑफ 3RT/m, तो A के साथ क्यों होना चाहिए। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, आपको पता होना चाहिए इट इज 1/3 n into m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय n into v बार स्क्वायर, तो b का होना चाहिए p, तो a का क्यों b का p, a का क्यों b का p, a का क्यों b का p, a का क्यों गलत है, दूसरे a का क्यों b का r गलत है, a का r तो ये गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आप जानते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 और टोटल एनर्जी होता है 5/2 RT, तो ये मैच द कॉलम हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज n moles of an ideal gas undergoes a process in which the temperature depends on volume as kV square। तो फिर से वही पॉलीट्रॉपिक बेस्ड क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है, द वर्क डन बाय द गैस। देख लो आप बेसिक इक्वेशन PV इक्वल टू nRT से अगर आप देखोगे टेम्परेचर आप PV के बराबर ले सकते हो, तो प्रोपोर्शनलिटी में PV इज प्रोपोर्शनल टू इट इज V स्क्वायर, तो V नीचे लाओ और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। पहले V स्क्वायर नीचे आएगा तो ये बनेगा P V रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे ये बना क्यों, क्योंकि पहले स्क्वायर ऊपर गया और फिर ऊपर गया तो -2 और +1 -1, यस x हो गया -1 और फिर वर्क डन आप सब जानते हो दैट इज nR, चूंकि यहाँ चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है del T, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 4T0 माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो गया T0, तो डिवाइडेड बाय 1 - x इज -1, तो वर्क हो गया बराबर 4 - 1 3, इट इज 3 nR T0 डिवाइडेड बाय 2, 3/2 nR T0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है द मीन फ्री पाथ, ये तो फॉर्मुला बेस्ड है, आपको ज़बानी याद होना चाहिए। द मीन फ्री पाथ ऑफ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर
density n can be represented as, तो आपको पता होना चाहिए lambda is equal to 1 by root 2 n by d square, where n is number of molecules per unit volume, d is the diameter of each molecule, pi आप जानते हो ये फॉर्मूला बेस्ड ही है और पूछा गया एंट्रेंस में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूरी नॉलेज चेक होती है बच्चे की कि उसको पता है कि नहीं है। तो चलिए, a piston showing in the figure can move freely inside a non-conducting cylinder। non-conducting cylinder मतलब adiabatic walls है, तो dq is equal to 0। तो non-conducting cylinder मतलब there is no heat exchange, ना सिस्टम से सराउंडिंग्स ना सराउंडिंग से सिस्टम। 1 mole of an ideal gas gamma is equal to 1.5 is left in the is in left chamber। तो इसमें आपका जो है लेफ्ट चैम्बर में आपका 1 mole of an ideal gas है। 1 mole of an ideal gas लेफ्ट चैम्बर में है। उसके बाद is evacuated। Initially the piston is held in the middle of the cylinder and temperature of the gas is, तो इसका 300 केल्विन टेम्परेचर है। हमसे पूछा गया if the piston is released suddenly तो temperature of the gas will become, तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं बच्चे, पूरी थ्योरी एनसीईआरटी आप पढ़ो, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। इसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन में आप याद रखेंगे, फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन 0 होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन 0 होता है। अगर वर्क डन 0 होता है फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन, इफ द पिस्टन इज रिलीज्ड सडनली टेम्परेचर, इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। फ्री एक्सपेंशन में गैस एक्सपैंड हो गया, वर्क डन 0 होता है। और नंबर सेकंड, यहाँ डीक्यू 0 है, एडियाबैटिक वॉल्स है, तो अगर डीक्यू 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डीयू भी 0 होना चाहिए। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। अगर इनिशियल फाइनल टेम्परेचर के बराबर है, सर इनिशियल 300 केल्विन है तो फाइनल भी 300 केल्विन ही होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसमें याद रखिए फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, ये भी आपके नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दैट इज 1 mole ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस लाइक ए से बी चला गया along a path as shown in the figure। हमें निकालना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। देखो ये पीवी बेस्ड क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाते हैं क्लासरूम प्रोग्राम्स में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब पीवी के टर्म्स में हम प्रूव कर देते हैं आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो होता है बराबर F/2, देन इट इज फाइनल P2V2 माइनस P1V1। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जब भी आपका पीवी इन्वॉल्व है। अदरवाइज आप बोलोगे हमने पढ़ा n into f into 1/2 RT, बट दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पीवी। अब आप वैल्यूज संभल के इसमें ड्रॉप करिए। देख लीजिए आपका 1 mole ऑफ ए डायटोमिक गैस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हो गया, 5/2। फाइनल प्रेशर आप देख लीजिए, फाइनल प्रेशर जो है गैस यहां से यहां गया, फाइनल प्रेशर ये हो गया 2 किलो पास्कल। तो मैं लिखूंगा 2 into 10⁻⁻, किलो होता है 10⁻3। वॉल्यूम आप देख लीजिए, फाइनल वॉल्यूम देख लीजिए 6, तो मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 6 माइनस प्रेशर इनिशियल प्रेशर आप यहां देख लीजिए 5, तो 5 into 10⁻3 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम इनिशियल देखोगे तो वो हो गया 4। अब आप इसको सॉल्व करिए, डेल यू हो गया बराबर 5/2। तो अब मुझे बोलिए आप 6 2s are 12 into 10⁻3, देन माइनस ये हो गया 5 4s are 20 into 10⁻3। तो यहां पे देख लीजिए 10⁻3 का मान आएगा 20 में से 12 तो -8, तो डेल यू हो गया बराबर 5/2 into -8 into 10⁻3। सो 2 4s are 8, 5 4s are 20, -20 into 10⁻3। तो अगर आप इस जीरो उस पे लेंगे तो ये बनेगा, नहीं क्यों लेंगे आप, इट इज -20 एंड 10⁻3 किलो जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप यहां ऑप्शन देखेंगे -20 किलो जूल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस अप्रोच द आइडियल गैस बिहेवियर, ये तो आप केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल। यस, दिस इज द रीजन। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, जब टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं और उनके इंटरेक्शन खत्म होते हैं, दे बिहेव एज पॉइंट मासेस। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेस इफ द प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया तो स्पीड जो है एज पर लैप्लास जो होता है इट इज गामा RT by m, और इट इज v इज इक्वल इट इज गामा टाइम्स p बाई रो। ठीक है, गामा p बाई रो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया गया है तो यहां संभाल के देखिए, अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट देखा तो फिर प्रेशर से कुछ नहीं होता, प्रेशर और जो डेंसिटी है वो रेशो सेम रहता है। तो आपसे बोला गया डिक्रीजेस, बिल्कुल गलत है, इट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लैप्लास फॉर्मूला एज मॉडिफाइड बाय न्यूटन। नहीं, न्यूटन की फॉर्मूला लैप्लास ने मॉडिफाई की, तो ये गलत है। ये बोलता है लैप्लास की फॉर्मूला न्यूटन ने, तो ये भी गलत है। तो both assertion and reason are false is the correct answer for this question, and this completes our interaction for your paper number 7. Thank you so much.